अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की जो सुरखरू हुआ है। सुरखरू कहाँ हुआ है? फैटफ में हुआ है। जी हाँ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है। नाज़रीन, फैटफ ने 2018 में पाकिस्तान का नाम इस ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों को माली मुआवनत रोकने के लिए 34 निकाती एक्शन प्लान दिया। पाकिस्तान ने वक्त से पहले ही इस पर अमल दरामद कर दिखाया और इस तरह पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट में रखने की भारतीय कोशिशें जो हैं वो इस सारे अरसे के दौरान ज़रूर जारी रही हैं, लेकिन अब उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से हमेशा हम देखते हैं कि कोशिश ये रहती थी भारत की कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से निकल जाए, लेकिन फैटफ की जो ब्लैक लिस्ट है बिल्कुल उसमें चला जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान सुरखरू हुआ है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने इस साजिश को नाकाम बनाया है और तमाम एक्शन पॉइंट्स पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख और वक़ार की बहाली कौम को मुबारकबाद दी है। सारी सूरत हाल पर उन्होंने भरपूर ताउन और इस कामयाबी पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, हुकूमत की इत्तेहादी जमातों और कायदीन का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ग्रे लिस्ट से निजात के पाकिस्तान की मईशत, सिफारत और सियासत पर मुस्बत असरात होंगे और आने वाले वक्त में मुल्क और कौम के लिए और भी खुशखबरियाँ सामने आती रहेंगी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग के 27 और मनी लॉन्ड्रिंग के 7 पॉइंट्स पर कैसे अमल दरामद यकीनी बनाया। फैटफ प्लान से मुतालिक पाकिस्तान के इक़दामात को बैनुल अक़वामी इदारों ने किन अल्फाज में सराहा है और अब जब पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से निकल चुका है तो इससे पाकिस्तान को क्या फ़वाइद हासिल होने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने एक रिपोर्ट में शामिल की हैं। पहले वो रिपोर्ट देखिए, फिर मेरे साथ मेरी गेस्ट मौजूद होंगी, उनसे उनका तज्ज़िया जानेंगे। पाकिस्तान को फैटफ ग्रे लिस्ट में रखने की भारतीय कोशिशें नाकामी से दोचार। सियासी और अस्करी क़यादत ने इस साजिश को नाकाम बनाते हुए तमाम एक्शन पॉइंट्स पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी रिस्क बेस्ड स्ट्रैटेजी की पासदारी की रवायत बरकरार रखी। A FATF team has verified that the reforms are in place and that there is high level commitment and capacity to sustain those reforms. पेरिस में होने वाले 2 रोज़ा इजलास में वज़ीर मुमलिकत खारजा उमूर हिना रबानी घर ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों को माली मुआवनत रोकने के लिए पाकिस्तान की जानिब से 34 निकाती एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला किया। डिसीजन यूनानिमस था, which means तमाम फैटफ मेंबर्स ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान ने जो अचीव कर लिया है, पाकिस्तान डिजर्व्स टू बी ऑफ द ग्रे लिस्ट एंड इनटू द वाइट लिस्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फैटफ ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलने पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में ये हमारी अजीम कुर्बानियों का एतराफ है। उन्होंने वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ारत खारजा, तमाम मुतल्लिका हुक्काम और वज़ारतों अफ़वाज पाकिस्तान, DGMO समेत दीगर तमाम टीम को मुबारकबाद दी। वज़ीर खारजा हिना रबानी घर का कहना था कि टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पाकिस्तान ने बेहतरीन कानून साजी की। फैटफ नकात पर अमल दरामद के हवाले से पाकिस्तान खित्ते के लिए मिसाल बन गया। After a lot of work by the Pakistani authorities, they have worked through 2 separate action plans and completed a combined 34 action items to address deficiencies in their anti-money laundering and counter-terrorist financing systems. The FATF welcomes this significant progress. पाकिस्तान का नाम जून 2018 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में डाला था। पाकिस्तानी कोशिशों से फैटफ के तहत टेरर फाइनेंसिंग के 27 में से 27 पॉइंट और मनी लॉन्ड्रिंग के 7 में से 7 पॉइंट्स पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। आर्मी चीफ की अहकामात पर GHQ में मेजर जनरल की सरबराही में स्पेशल सेल कायम किया गया, जिसने 30 से ज्यादा महकमों, वजारतों और एजेंसीज के दरमियान कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया। हर पॉइंट पर एक मुकम्मल एक्शन प्लान बनाया और इस पर अमल दरामद भी करवाया। पाकिस्तान ने अपना 2021 का एक्शन प्लान मुकर्रर डेडलाइन यानी जनवरी 2023 से पहले ही मुकम्मल कर लिया। FBR ने 22,000 से ज्यादा केसेस में 351 मिलियन के माली जुर्माने आयद किए और मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। उन्हें अदालतों से सजाएं भी दिलवाई गयी। पाकिस्तान को इससे कबल 2012 से 2015 तक FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था और फिर 2018 में
उसे दोबारा इस फहरिस्त में शामिल किया गया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक बैनुल अक़वामी इदारा है जिसका क़याम 1989 में अमल में आया था। इस इदारे का बुनियादी मकसद बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम को दहशतगर्दी, काले धन को सफेद करने और इस किस्म के दूसरे खतरात से महफूज रखना है। इसके अरकान का इजलास हर 3 बरस बाद होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि इसकी जारी करदा सिफारिशात पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है। बिल्कुल जी, देखा जाता है कि सिफारिशात पर किस तरह से अमल दरामद हो रहा है, किस हद तक हो रहा है, और पाकिस्तान ने जो डेडलाइन थी पाकिस्तान के पास उससे बहुत पहले इन तमाम निकात पर अमल दरामद किया, और इस तरह से पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से निकलने में बिल आखिर कामयाब हो गया है। इसके लिए बहुत सारी एफर्ट्स करना पड़ी हैं, बहुत सारी जदोजहद करना पड़ी है, लेकिन जी कामयाबी मिली, और इसी कामयाबी पे हम बात करेंगे डॉक्टर मुसरत अमीन साहिबा से, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की, मुझे ज्वाइन कर रही हैं वीडियो लिंक पर, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, पहले तो आप ज्वाइन कर रही हैं। दूसरा ये बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है फैटफ की इस ग्रे लिस्ट से निकलना, और ख़ास तौर पर अब पाकिस्तान को इक्तिसादी जो मैदान है उसमें कितनी कामयाबियां हासिल हो सकती हैं इस ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद, और इससे पहले जो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां थी वो क्या थी, अगर ज़रा वो भी आप शेयर कर सकें। बहुत शुक्रिया आसमा। और एक बात तो मैं कहूँगी, तो मुबारकबाद के तो मुस्तहिक हैं हमारे इदारे जिन्होंने इतनी एफर्ट की। आपको पता है कि 2012 से फिर 15 तक और फिर 18 में दोबारा हमें ग्रेड लिस्ट में डाल दिया गया। पहली बात तो ये कि जाना ही नहीं चाहिए था। लॉ फेयर का इशू चलता है, मैं इस पर भी बात करूँगी कि लॉ फेयर क्या है। तो बहुत सारी लॉबीज़ जो हैं वो काम करती हैं, तो पाकिस्तान के लिए जो कोशिश की बहुत सारे ऐसे ममालिक ने कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहे, बल्कि बाज़ की तो ख्वाहिश थी कि ब्लैक लिस्ट में चला जाए। जाना नहीं चाहिए, निकल आए हैं, बहुत खुशाइन बात है। अब जो हमें चैलेंजेस हैं वो मेरा ख्याल है कि निकलने के बाद ज़्यादा हैं, क्योंकि जो बहुत हमें देखें, इसकी वजह से जब हम ग्रे लिस्ट में थे तो हमें IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक जो है वो देखिए वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते, वो आपको वो उस तरह से आपकी असिस्टेंस या आपको एड वो इस तरह से नहीं देते। उन्हें पता है कि आपका एक सिस्टम नहीं, आपके इंस्टीट्यूशंस वीक हैं, आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो वीक है, तो जो पैसे देंगे वो उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगी। तो वो ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा इशू होता है, जिसकी वजह से मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हमें हुआ, हमें उसका हमने सामना भी करना पड़ा। अब ये है कि हमने किस तरह से इसको यूटिलाइज़ करना है। अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पाकिस्तान एक इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर, इसमें कोई वो इसमें शक व शुबे की बात नहीं है, और वो उनको ये भी पता है कि किस वजह से है। अफ़गानिस्तान की वजह से, अफ़गानिस्तान में जो 20 साल वॉर अगेंस्ट टेरर चली है, पाकिस्तान ने उसको बिल्कुल नेटो जो यूनाइटेड स्टेट और नेटो उनका साथ दिया है ताकि इंटरनेशनल टेररिज्म है उसको ख़त्म किया जाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वीक हुआ, और इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमारे अंदर हमारे यहाँ है। इन चीज़ों को अब रियलिस्टिकली अगर हमने देखना है तो हमारे यहाँ, अगर हमने अपने इकोनॉमी की बात की तो देखिए हमारे यहाँ इंटरनल आज तक हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं की जो कि हमें करनी चाहिए थी। तो मैं हमेशा जब भी ये बात करती हूँ, मैं कहती हूँ कि वॉर फुटिंग पे हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखें कि अगर आपने कोप अप करना है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है या स्टेट्स हैं वो किस तरह से अपनी इक़्तिसादियात को ऊपर लेके जा रही हैं, अपनी इकॉनमी को किस तरह से बूस्ट कर रही हैं, और जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, स्टार्टअप्स हैं, और जो हमारी यूथ है उनको किस तरह से हमने यूटिलाइज करना है, पुराने तरीकों के साथ नहीं, नए तरीकों के साथ दुनिया के साथ चलना है। साइबर में किस तरह से तरक्की हो रही है, स्पेस किस तरह से आगे जा रही है, और किस तरह से बिजनेस जो है वो हमने डेवलप करना है। हमने किस तरह से कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देना है, ना सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स को बल्कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए हमने उन्हें अट्रैक्ट करना है। वन विंडो ऑपरेशन नहीं है हमारे यहाँ प्रॉपर वो तरीका कार नहीं है, जहाँ से आपको पता है भैया FBR की आपने अपने इंट्रोडक्शन में जो एक आपने डॉक्यूमेंट्री बताई उसमें आपने ये भी बताया कि किस तरह से FBR का हमारे हर जगह डिफरेंट फॉर्म्स हैं जहाँ पे हमने जमा करवाने होते हैं। तो एक तो हमें ये सहूलियात ये पैदा करनी है कि हमारे जो लोकल हैं, इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, वो उसको प्रॉपर जो है वो उसको एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट दिया जाए। और दूसरा ये देखिए हमारे यहाँ ना तो मैन्युफैक्चरिंग होती है आसमा, ना प्रोडक्शन है हमारे यहाँ। जब ये चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होंगी, कितनी देर तक हम गंदम चावल और ये पैदावार ये करते रहेंगे, तो सैलाब एक आता है तो उससे आप देखेंगे किस तरह से हालात ख़राब हो जाते हैं। तो हमें इन पे भी सोचना है, हमें अपनी यूथ को जो है वो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज देनी है, हमें उन्हें जॉब हमारा ज़्यादा इन्हिसार है, और जब ये सैलाब आया जी डॉक्टर साहिबा एक चीज मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे कि यूनिवर्सिटीज में जो भी काम हो रहा है, जो रिसर्च हो रही है, उसका कोई लिंक नहीं है हमारी इंडस्ट्री के साथ। अभी कोई भी आप डेवलप नेशन को देख लें जिनकी इकोनॉमी बहुत आगे जा रही है, आप उनका देखें जो उनका एक उन्होंने जो गैप था उसको ब्रिज किया है,
उनकी यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च हो रही है और फिर जो इंडस्ट्री है, जब वो गैप आप ब्रिज करेंगे तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा। तो इस पे भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इन्होंने अब ये हमें हमारे लिए अच्छी एक चीज़ है, लेकिन अब हमें आगे कैसे जाना है, ये चीज़ें हमें अब सोचनी होंगी। तो आगे जाने में आपको नहीं लगता कि जो प्रोडक्शन की आप बात कर रही हैं, इंडस्ट्री की आप बात कर रही हैं, तो हमारे बहुत सारे दोस्त ममालिक हमें बहुत ज़्यादा मदद इसमें कर सकते हैं, ख़ासतौर पर चाइना जो है वो इसमें हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर काम हो रहा हो अभी पाकिस्तान में चाइना के साथ मिलकर, डॉक्टर साहिबा? आसमा, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। ये बड़ी अच्छी है कि हम सी पैक हमारे पास है, उसको भी हमें किसी ना किसी तरीके से बहुत सिक्योर तरीके से आगे लेके जाना है। मैं हमेशा 9 स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन्स हैं मैं उनकी बात करती हूँ कि क्योंकि वो जो जोन्स हैं वो ऐसे एरियाज के साथ लिंक करें जो कि हमारे इकोनॉमिकली, मैं उन्हें कहूँगी कि बैकवर्ड एरियाज हैं, उनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज हैं। अगर उनके साथ वो लिंक होते हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट होती है, टेक्नोलॉजी पहुँचती है, तो मेरा ख्याल है वहाँ के ना सिर्फ लोगों को बेनिफिट होगा बल्कि वो पाकिस्तान की एज अ होल वो जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा, आपने चाइनीज़ की देखें, असिस्टेंस तो हमें मिलती रही है, हमें चाइना भी देता है, अमेरिका ने भी असिस्ट किया। अब हमने ये देखना है कि हमने इस असिस्टेंस को किस तरह से यूटिलाइज करना है। चाइना की हम बात करते हैं, चाइनीज़ मॉडल को अगर आप देखें तो चाइना ने जो अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आगाज़ किया था, और जिससे ये कि एक मिरेकलस इनकी जो डेवलपमेंट है, जिसको कहते हैं कि इन्होंने पूरे इतने कम अरसे में जो 800 मिलियन जो लोग हैं उनको पॉवर्टी से निकाल के यहाँ तक लेके आए हैं। बेसिकली उन्होंने यही मॉडल अपनाया था कि कुछ एरियाज़ में उन्होंने ऐसा किया कि जो ख़वातीन पढ़ी लिखी नहीं थी या लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उन घरों में उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए छोटे-छोटे काम देने शुरू किए। अगर लोग उसमें बड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे इनिशियली, लेकिन जब उन्होंने देखा कि 2-3 घराने हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इकोनॉमिकली वो इम्प्रूव कर रहे हैं, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो रहा है, फिर दूसरे घरानों ने इसी तरह एक इलाका डेवलप हुआ, दूसरे इलाके ने कहा कि इन्होंने क्या काम किया है कि जो इतना ज्यादा ये डेवलप होंगे, सड़कें बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स हैं, लोग अमीर होते जा रहे हैं। फिर दूसरे एरिया में उन्होंने इस तरह उन्होंने छोटे छोटे एरियाज चूज किए, ये मॉडल उन्होंने अपनाया और इस तरह से आप देखें कि वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ ये जो मॉडल है बहुत फिजिबल है। और दूसरी एक वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं, आसमा आप भी खातून है, हमारी खवातीन जो हैं, हमारी जो पॉपुलेशन है पहले 51% ज़्यादा थी, लेकिन अब कुछ अदादो शुमार जो आए हैं एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन 49% जो है हमारी खवातीन है, जिनमें जो पढ़ी लिखी हैं, जो एजुकेटेड हैं या जो जॉब में हैं, वो 15 से 22% हैं। इनमें जो वाइट कॉलर हैं या जो घरों में काम करती हैं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, सब जो जॉब होल्डर्स हैं उनकी बात कर रही हूँ। अब इतनी कम रेशो जब आपकी जॉब करती हैं या आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं, तो आप उस देखें कि आप यूरोप को देखें, आप चाइना को देखें। चाइना में 76% खवातीन हैं जो अपनी काम कर रही हैं, जॉब होल्डर्स हैं, और यूरोप भी इसी वजह से उठा कि उनकी खवातीन ने जब कंट्रीब्यूट करना शुरू किया तो वो आप देखें कि उनकी कहाँ से कहाँ वो पहुंच गए। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट जब भी कोई पॉलिसी बनाती है, किसी गवर्नमेंट के साथ मिलकर बनाती है या कोई ऐसा मॉडल डेवलप डॉक्टर साहब आप वजह फरमा रही हैं, लेकिन देखिए अभी भी पाकिस्तान में आप चाहें तो इख्तलाफ कर सकती हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये जो घरों के अंदर प्रोडक्शन का काम हो रहा है, सियालकोट की चले हम मिसाल लेते हैं, किसी और शहर की अगर हम ना भी बात करें, वैसे तो फैसलाबाद में भी अब बहुत सारी जगहों पर छोटे पैमाने पर भी ये टेक्सटाइल को लेकर घरों के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन अभी सियालकोट का अगर हम जिक्र कर लें तो उसको जिस तरह से बूस्ट मिला, वो वहाँ की जो अपनी ताजिर बरादरी थी या जो अपने मैन्युफैक्चरर्स थे, उनकी अपनी कोशिशों से मिला। उन्होंने बाहर जाकर या लोगों को यहाँ पर बुलाकर बताया कि जी यहाँ पर खेलों का इतना बेहतरीन सामान बनता है और ये आपको ख़रीदना चाहिए, और फिर उन्होंने उसकी क्वालिटी भी उस तरह की रखी कि लोग मायल हुए, रागिब हुए इन्वेस्टमेंट पर और फिर बाइंग पर भी। आपको नहीं लगता कि हुकूमत को थोड़ी और एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर इस मौजूदा हुकूमत में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी हमें दिखाई देती है सिफारती महाज को लेकर, तो जब ये सिफारती इस तरह के दौरे किए जा रहे हैं मामलात बेहतर करने के लिए ममालिक के साथ, तो अगर वफूद को जब साथ लेकर जाया जाए, उसमें ताजिर शामिल किए जाएँ, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, फैक्ट्रीज कर रही हैं, उनके ओनर्स को साथ लेकर जाया जाए, तो मामलात ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आसमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपकी इकोनॉमी में, उनका जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो बता सकते हैं कि इन्वायरमेंट कैसा है, वो किस तरह का इन्वायरमेंट वहाँ के इन्वेस्टर्स को यहाँ पे दे सकते हैं, और वो बता सकते हैं कि किस तरह से वो चीज़ें इंप्रूव की जा सकती हैं। बाकी जहाँ तक आपने ये 2 एरियाज़ की बात की, फैसलाबाद की बात की, सियालकोट, वो बड़े रिजिलियंट हैं शुरू से, उन लोगों के अंदर उन्होंने वो हिम्मत नहीं हारी।
تو میرا خیال ہے ایک تو ہمارے لیے وہ رول ماڈل بھی ہونے چاہیے کہ یہی 2 ایسے سٹی ہیں آپ پنجاب میں دیکھیں کہ جہاں بہت زیادہ انٹرنیشنل لیول کی پروڈکشن یا مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے. باقی جہاں تک آپ نے کہا کہ ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی، وہ جو چھوٹے پیمانے پہ ہو رہی ہے نا، جو وہ تو ہماری جو لوکل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بھی وہ میٹ نہیں کر پا رہے. میں بات کر رہی ہوں انٹرنیشنل لیول پہ کہ کس طرح سے ہم نے اپنا امیج جو ہے وہ سیل کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے دکھانا ہے کہ ہمارے لوگ کتنے ہارڈ ورکنگ ہیں، ہماری خواتین کتنی ہارڈ ورکنگ ہیں. اور صرف ٹیکسٹائل میں نہیں، ہم نے بہت ساری چیزوں میں مینوفیکچرنگ ہے. دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. میں جب چائنا کی بات کر رہی تھی تو میں بتا رہی تھی کہ جب انہوں نے یہ چھوٹے چھوٹے واکی ٹاکیز اور یہ چیزیں بنانے کے لیے موبائل اسمبل کرنا شروع کر دیا، خواتین نے ان کو بتانا شروع کیا کہ کس طرح سے آپ نے کرنے. یہ چیزوں کی میں بات کرتی ہوں کہ اس طرح کی چیزیں اگر گھروں میں خواتین اسمبل کرنا شروع کریں، جو کہ لوکلی تو ہم اس کو کریں ہی کریں، اس کے بعد اس کی کوالٹی اتنی امپروو ہو جائے کہ گورنمنٹ اس کو اتنا سپورٹ کرے کہ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ ہم لے کے جائیں. ادروائز ہمارے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو کس طرح سے آگے لے کے جا سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم نے یہ پیراڈائم شفٹ لی ہے فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس، اس کا مطلب یہ ہے جیو اکنامکس ہماری اپنی جغرافی جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہم صرف ایک سیکیورٹی اسٹیٹ نہیں ہے، ہمارے ملک کے اندر بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں انویسٹمنٹ کے لیے. اس کے لیے ہمیں یہ بھی بتانا، ہمیں ہمارے جو انٹرنل ایشوز ہیں، جو انسٹیبلٹی کا ایشو ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ہے، جو ہماری ریفارمز نہیں اکانومی کی، اس پہ ہمیں کام کرنا. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ٹھیک ہے جی. آج کل کے حالات دیکھ کر تو لگتا ہے کہ مسرت صاحبہ اس پر بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر مسرت امین صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اپنا وقت نکال رہی تھیں، تجزیہ شیئر کر رہی تھیں، کچھ جو تجاویز ہیں آپ کی وہ بھی آپ سامنے رکھ رہی تھیں. اچھا ناظرین، ہم چونکہ بات کرتے ہیں فیٹف کی، تو آپ کے ذہن میں شاید یہ آ رہا ہو کہ ہم بہت زیادہ یہ جو پروڈکشن ہے، جو فیکٹریز ہیں اور جو باہر سے سرمایہ لانا ہے، اس بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا میں یہاں پر اس کی وضاحت ضرور کر دوں. جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ سے شیئر کیا کہ جب فیٹف کی لسٹ میں تھا، گرے لسٹ میں پاکستان، تو جو بھی ملک یہاں پر سرمایہ کاری کرنا چاہتا تھا اس کو پہلے آگاہ کر دیا جاتا تھا کہ یہ ملک فیٹف کی گرے لسٹ میں ہے، تو آپ اپنے رسک پر یہاں پر سرمایہ کاری کیجئے، کیونکہ اس میں یہ چیزیں موجود ہیں جو تحفظات ان کے تھے فیٹف والوں کے. اب جب پاکستان اس گرے لسٹ سے نکل چکا ہے تو کوئی بھی ملک اگر یہاں پر سرمایہ کاری کرنا چاہے گا تو پاکستان کا نام کسی ایسی گرے لسٹ میں نہیں ہے، تو لوگ آسانی سے یہاں پر آئیں گے. لیکن ان کو بہتر طور پر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ ہمیں سے اگر کوئی چیز پروڈکشن کسی چیز کی یہاں پر ہو رہی ہے، بائی کرنا چاہتے ہیں، انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم باہر کے ممالک میں جب جا رہے ہوتے ہیں ہمارے مختلف وفود، تو وہاں جا کر ہم بتائیں ضرور کہ جی ہمارے پاس پروڈکشن میں کیا کیا اچھا ہے، ہمارے لوگ جو ہیں وہ کن کن چیزوں میں اچھے ہیں، اور ہمارے پاس کون کون سے ایسے شعبے ہیں جن کے اندر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اور پھر خود بھی پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں اور پاکستان کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں دنیا کے سامنے رکھنا اب زیادہ ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ اب زیادہ ممالک جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کے لیے اور راغب ہو رہے ہوں گے پاکستان میں. بہرحال جی آگے بڑھ جاتے ہیں. آج پاکستان سے ہی ایک اور بہت بڑی خبر سامنے آئی. بہت بڑی اس لیے کیونکہ انتظار کیا جا رہا تھا ایک ایسے فیصلے کا جو محفوظ کیا گیا تھا، اور یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا جی الیکشن کمیشن کی جانب سے. اور آج اسی الیکشن کمیشن نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو توشہ خانہ ریفرنس میں نااہل قرار دے دیا. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ناظرین اگست میں توشہ خانہ کیس کی روشنی میں عمران خان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا، ان کو ایک ریفرنس بھیجا تھا. ریفرنس میں بتایا گیا تھا کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے حاصل ہونے والے جو تحائف ہیں ان کو بیچا ہے، ان کو فروخت کیا ہے، اور ان سے جو آمدن حاصل ہوئی ہے اسے اپنے اثاثوں میں ظاہر ہی نہیں کیا ہے. یہ بھی کہا گیا عمران خان کے بارے میں کہ ان کا جواب جو ہے جو دیا گیا ان کی جانب سے وہ کچھ تسلی بخش نہیں تھا، جو سوالات ان سے الیکشن کمیشن کی جانب سے پوچھے گئے. اچھا ناظرین، بتایا یہ جا رہا ہے کہ 2018 سے 31 دسمبر 2021 کے دوران وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کو 58 تحائف دیے گئے تھے. یہ میں ایکس پرائم منسٹر کی بات کر رہی ہوں. لیکن صرف 14 چیزیں ایسی تھیں جن کی مالیت 30,000 روپے سے زائد کی تھی. جواب میں یہ بتایا گیا جب ان سے سوال کیا گیا اس بارے میں کہ انہوں نے باقاعدہ طریقہ کار کے تحت رقم کی ادائیگی کر کے یہ ساری چیزیں خریدی تھیں. عمران خان نے بطور وزیر اعظم اپنے دور میں 4 تحائف کو فروخت کرنے کا بھی اعتراف کیا. آج الیکشن کمیشن نے جب فیصلہ سنایا تو اس میں عمران خان کی جانب سے جمع کرایا گیا جواب درست نہیں تھا، یہ کہا گیا ہے، اور اس پر وہ بدعنوانی کے مرتکب ہوتے ہیں اور عوامی نمائندگی کے اہل نہیں رہتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہا گیا کہ ان کے خلاف فوجداری کارروائی بھی کی جانی چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف نے آج الیکشن کمیشن کے اس فیصلے پر کہا ہے کہ کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے، صداقت اور امانت کا خود ساختہ بت جو ہے وہ پاش ہو گیا ہے. اس کے علاوہ صرف وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف ہی نہیں بلکہ اور بھی اہم
तमाम शख्सियात की जानिब से इस पर बयानात सामने आए हैं, ट्वीट सामने आए हैं। पहले तो ये कि ये फैसला क्या है, थोड़ा सा बैकग्राउंड तो मैंने आपसे शेयर किया, कुछ डिटेल इसकी आपसे शेयर करेंगे, फिर किसकी जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है, खुद PTI का क्या मौक़िफ़ है, ये सारी चीज़ें हमने एक रिपोर्ट के अंदर शामिल की हैं, आज आपको दिखा रहे हैं। जो दूसरों को चोर कहते थे वो खुद चोर साबित हो गए। चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ मोहसिन शाहनवाज रांझा ने अगस्त में तोशाखाना रेफरेंस तैयार किया। 5 दीगर अराकीन के दस्तखत के साथ आर्टिकल 63(2) के तहत रेफरेंस दायर किया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इसे इलेक्शन कमीशन भेज दिया। रेफरेंस में कहा गया था कि इमरान खान ने अपने असासों में तोशाखाना से लिए गए तहाइफ और इनकी फरोख्त से हासिल की गई रकम की तफसील नहीं बताई। इमरान खान ने 7 सितंबर को इलेक्शन कमीशन में अपना तहरीरी जवाब जमा कराया। साबिक वजीर आजम ने बताया, 1 अगस्त 2018 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान वजीर आजम और उनकी अहलिया को 58 तहाइफ दिए गए। इमरान खान के तहरीरी जवाब में बताया कि तहाइफ में सिर्फ 14 चीजें ऐसी थीं जिनकी मालियत 30,000 रुपए से जायद थी, जिन्हें बाकायदा तरीक़ाकार के तहत रकम की अदायगी करके खरीदा गया। साबिक वजीर आजम का जवाब में मौक़िफ़ था कि मेरे खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस बिला जवाज और बेबुनियाद है। तोशाखाना तहाइफ को असासों में कभी नहीं छुपाया। इलेक्शन कमीशन ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर 19 सितंबर को फैसला महफूज कर लिया था। आज इलेक्शन कमीशन ने इस केस का फैसला सुनाते हुए उन्हें नाअहल करार दे दिया है। बदउनवानी के मुर्तकिब होने पर अवामी नुमाइंदगी के अहल नहीं रहे, उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रद्द अमल में कहा कि कोई कानून से बाला नहीं, सदाकत और अमानत का खुद साख्ता बुत पाश पाश हो गया। अपने ट्वीट में वजीर आजम ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना रेफरेंस में इंसाफ किया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान का पहला सर्टिफाइड झूठा और सनद याफ्ता चोर जो चोरी के नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ नाअहल हुआ। विफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ सब साबित हो चुका, अब फौजदारी मुकदमा दर्ज होगा। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 63A के तहत इन्हें करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस पाया गया और इलेक्शन कमीशन ने इन्हें 5 साल के लिए नाअहल करार दिया। ये फैसला जो है ये हकायक के ऊपर आपके खिलाफ आया है। इस फैसले ने अब कायम रहना है। इतनी कमाई तुमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की जितनी तुमने सिर्फ इन तोहफों को जो है वो चुरा के और बेच के जो है वो ली है। तोशाखाना दरअसल वो जगह है जहां हुक्मरानों को दूसरे मुमालिक से मिलने वाले कीमती तहाइफ को महफूज किया जाता है। सदर, वजीर आजम और वुज़रा को किसी भी गैर मुल्की दौरे के दौरान मिलने वाले तहाइफ का वजारत खारजा में इंदराज होता है। उन्हें महफूज बनाने की जिम्मेदारी कैबिनेट डिवीजन की होती है। पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक अगर कोई तोहफा 30,000 रुपए से कम मालियत का है तो तोहफा हासिल करने वाले शख्स से मुफ्त रख सकता है। ताहम 30,000 से जायद के तहाइफ की कीमत वाले तहाइफ पर 50% जमा करवा के हासिल किया जा सकता है। ताहम इमरान खान ने कवानीन में तब्दीली करके कम कीमत पर खरीदा और फिर उन्हें अपने गोशवारों में छुपाया। बिल्कुल जी, इस अहम फैसले के हवाले से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। अब कुछ हम बात करने जा रहे हैं रूस यूक्रेन जंग की। नाज़रीन, आप जानते हैं कि यूरोपीय ममालिक जो हैं इस जंग की वजह से इक़्तिसादी और तवानाई के बहरान से दो चार हैं। अब बढ़ती महंगाई के बायस हम देख रहे हैं फ्रांस है, बेल्जियम है और उसके साथ दूसरे रुकन मुल्कों में मुजाहरे हो रहे हैं। तवानाई बहरान से निजात के लिए 27 रुकन ममालिक की जानिब से मुतफ़क़ा हल निकालने के लिए कई माह से कोशिशें भी की जा रही हैं। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के 2 रोज़ा इजलास में रुकन मुल्कों ने तवील बहस के बाद मुतफ़क़ा लाहे अमल अपनाने पर इत्तफ़ाक़ किया है, लेकिन जर्मनी समेत कई रुकन मुल्कों की कीमतों के तयन पर अब भी इख्तलाफात बरकरार हैं। यूरोपीय काउंसिल के जो सदर हैं चार्ल्स मिशेल, उनके मुताबिक तवानाई बहरान यूरोपीय यूनियन के अंदरूनी मार्केट के लिए खतरा है। उन्होंने जोर दिया कि इसकी हिफाजत के लिए मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। यूरोपीय मुल्कों को गैस की कीमतों के तयन पर खदशात क्या हैं, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और क्या वजह है कि कई माह से बातचीत जारी होने के बावजूद अभी तक कोई मुआहदा नहीं हो पा रहा है, और ब्रसल्स इजलास में तवील बहस के बाद वो कौन से उमूर हैं जिन पर इत्तफ़ाक़ किया गया था। ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में।
यूक्रेन जंग के बायस एक तरफ जर्मनी इक्तसादी मसाइल और तवानाई के बहरान के साथ ही यूक्रेनी पनाह गुज़ीनों के सैलाब से नबरदाज़मा है, वहीं फ्रांस, बेल्जियम और दूसरे रुकन मुल्कों में फैलती हुई महंगाई पर होने वाली हड़तालों और मुजाहिरों से सख्त मुश्किल का शिकार है। इस बहरान से निपटने के लिए यूरोपीय रहनुमा ब्रसल्स में जमा हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक यूरोपीय रहनुमा एक ऐसे लाए अमल पर मुत्तफिक हो गए हैं जिसका मकसद यूरोपीय सारिफीन के लिए तवानाई की बढ़ती हुई कीमतों से निपटने के लिए 2 हफ्तों में इक़दाम करना है। यूरोपीय कौंसिल के सदर चार्ल्स मिशेल ने कहा है कि यूरोपीय रहनुमाओं ने कीमतों में कमी करने और रस्द की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार किया है। I see 2 important elements. First question, are we ready to work together in order to implement measures to lower the prices of gas? यूरोपीय कमीशन की सरबराह उर्सुला वोन ने ब्रीफिंग में बताया कि सरबराही इजलास के मुआहदे ने तवानाई की कीमतों के मौजू पर काम जारी रखने के लिए एक ठोस लाहे अमल तय कर दिया है। Obviously, we have to be very vigilant when it comes to dependencies. And we've learned our lesson what the over-dependency on fossil fuels from Russia is concerned and how tough but necessary it is to get rid of this dependency. रिपोर्ट्स के मुताबिक कीमतों की हद मुकर्रर करने की जर्मनी, हंगरी ने मुखालफत की है, जो यूरोपीय यूनियन की सबसे बड़ी मईशत है। जर्मनी को खदशा है कि गैस की सप्लाईज एशिया की मजीद मुनाफा बख्श मंडियों में मुंतकिल हो सकती हैं। यूरोप की तवानाई के वज़रा अगले हफ्ते मुलाकात करें और तवानाई से मुताल्लिक यूरोपीय रहनुमाओं के तयशुदा निकात पर मजीद तबादला ख्याल करेंगे। फ्रांसीसी सदर मैक्रून ने कहा कि अगले 2 या 3 हफ्तों में कमीशन बताएगा कि इन तरीकों का निफाज कैसे होगा। हमारा मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि यूरोपीय यूनियन मुत्तहिद रहे और जर्मनी भी इसका हिस्सा हो। ये जर्मनी या यूरोप के लिए अच्छी बात नहीं है कि वो खुद को अलग थलग कर ले। बिल्कुल जी, इस मसले पर ये रिपोर्ट आपने देखी। लगता ऐसा है कि दुनिया के मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन नाज़रीन, दुनिया के इन बढ़ते मसाइल की वजह से सिर्फ इंसान मुतासर नहीं हो रहे हैं। इंसानों के लिए मुश्किलात तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन ये जो मुश्किलात हैं जंगली हयात की ज़िंदगियों के खात्मे का भी बाइस बन रही हैं। जी हाँ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक 1970 से अब तक दुनिया भर में जंगली हयात की आबादियों में 69% कमी वाक़ हुई है। रिपोर्ट में इंकशाफ ये किया गया है कि दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों समेत दीगर इंसानी सरगर्मियों की वजह से जंगली हयात पर इंतहाई मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं और ये तमाम तब्दीलियाँ जानवरों के ठिकानों, खुराक और पानी को मुतासर कर रही हैं, जिन पर ज़ाहिर है कि उनका इन्हसार होता है। हर साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जंगली हयात इससे पहले भी जंगली हयात के खात्मे से मुतालिक एक आगाही रिपोर्ट जारी करता था, लेकिन फितरत को बचाने के लिए कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। इन सारी रिपोर्ट्स के आने के बावजूद इस वक्त दुनिया के कौन से ऐसे जानदार हैं जो सबसे ज़्यादा खतरे में हैं, किन ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं और जानवरों की हयात बचाने के लिए किन इक़दामात के फौरी तौर पर किए जाने की ज़रूरत है, इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। जंगली हयात से मुतल्लिक़ आलमी इदारे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने अपनी नई रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि गुज़िश्ता 50 बरसों के दौरान दुनिया भर में जंगली हयात की आबादियाँ 69% तक घट गई हैं। ये कमी सबसे ज्यादा लातीनी अमेरिका और कैरिबियन मुल्कों में हुई है, जहाँ कमी की औसत शरह 94% है। जिन जंगली जानवरों की आबादी कम हो रही है उनमें मामालिया, खुश्की और पानी दोनों जगह रहने वाले जानवर, रेंगने वाले जानवर और मछलियाँ शामिल हैं। रवां साल की रिपोर्ट में लगभग 32,000 इक़साम की जंगली हयात की आबादियों का तज्जिया किया गया है, जिनमें 838 नई इक़साम और 2020 के बाद से 11,000 नई आबादियों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट में जिन इक़साम का जिक्र किया गया है उनमें अमेज़न जंगलात की पिंक रेवियो डॉल्फिन शामिल है, जिसकी आबादी 1994 और 2016 के दरमियान 65% तक घट चुकी है। इसी तरह मशरकी नशीबी इलाके के गुरीलों की तादाद में भी 1994 से 2019 के दरमियान 80% तक कमी रिकॉर्ड की गई है, जबकि जनूबी और मगरबी ऑस्ट्रेलिया के समंदरी शेरों की शरह अफजाइश में
1977 और 2019 के दरमियान 2/3 कमी वाक़ई हुई। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ की चीफ साइंसदान रुबैका शाह ने खबरदार किया है कि जंगली हयात की आबादियों में ये कमी हमारी सेहत और मईशतों पर संगीन असरात मुरतब कर सकती है। जब जंगली हयात में इस हद तक कमी हो गई हो तो इसका मतलब ये है कि ये तब्दीलियाँ उनके ठिकानों, खुराक और पानी को मुतासिर कर रही हैं जिन पर जंगली हयात का इन्हिसार होता है। रिपोर्ट में हयातियाती तनव्वु में कमी की अहम वजूहात को भी उजागर किया गया है, जिनमें इनकी रिहाइशगाहों का नुकसान, उनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेहसाल, आलूदगी, आबो हवा की तब्दीली और बीमारियां शामिल हैं। इदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि हमें कुदरती निज़ामों को नुकसान पहुंचाने वाले अवामिल पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि यही वसाइल इंसानी जिंदगी को बरकरार रखते हैं। रिपोर्ट में पॉलिसी साजों पर जोर दिया गया है कि वो मईशतों में तब्दीली लाएं ताकि कुदरती वसाइल की मुनासिब कदर की जा सके। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ हर साल हयातियाती तनव्वु से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट्स में जानदारों में होने वाली कमी से मुतल्लिक आगाह करती आई है, लेकिन अब तक दुनिया ने उनके बचाव के लिए कोई खास पॉलिसी नहीं अपनाई। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के मुताबिक दिसंबर में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या हयातियाती तनव्वु पर आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस कुदरती जंगली हयात के नुकसान के अजाले के लिए एक अशरे में एक अहम मौका होगा, जिसमें इन रुझानात को पलटने में अफराद से लेकर कंपनियों और हुकूमतों तक हर एक को अपना किरदार अदा करने की अहमियत पर जोर दिया जाएगा। रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने। जर्मनी की सबसे बड़ी मस्जिद में पहली बार लाउड स्पीकर पर आजान दी गई है। जर्मनी के शहर कोलोन में वाक़ इस मस्जिद का इफ्तिताह चंद साल कबल तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने किया था और अब वहाँ बाकायदा तौर पर पहली बार आजान लाउड स्पीकर पर दी गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और दुनिया भर में इस रूह परवर मंजर को पसंद किया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक इस मस्जिद से पहली बार गिरदोनवाह में सुनी जा सकने वाली और स्पीकर पर दी गई आजान की इजाजत देना दरअसल मकामी मुस्लिम बरादरी के लिए मजहबी एहतराम की अलामत है। अमरीकी खातून की आंखों से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 23 कॉन्टेक्ट लेंस ऑपरेशन करके निकाल लिए गए। कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाली खातून आंखों की खुश्की और जलन की शिकायत लेकर अस्पताल आई थीं। मुआयने से पता चला कि इतने ज्यादा लेंस इनकी आंख के ऊपरी हिस्से में जमा हो गए हैं। अक्सर कॉन्टेक्ट लेंस अपना रंग बदलकर सब्ज हो गए थे, जिन्हें डॉक्टरों ने बड़ी मुश्किल ऑपरेशन से आंखों से निकाला। डॉक्टर्स का कहना है कॉन्टेक्ट लेंस मुस्तकिल पहनने से आंखों में इन्फेक्शन तो होता ही है, लेकिन इससे आंख को ऑक्सीजन की फराहमी मुतासिर होती है, जो कई पेचीदगियों की वजह बन सकते हैं। अगर अब भी खातून अस्पताल का रुख ना करती तो उनकी आंखों में पैदा होने वाला बैक्टीरिया जल्द उन्हें नाबीना कर देता। अमेरिका के मगरबी इलाके में अरसा दराज से बंद पड़ी एक कान से 142 साल से भी पुरानी दरियाफ्त की गई जीन्स को $87,400 में नीलाम कर दिया गया। ये जीन्स खुद साख्ता डेनियम माहिर आसार कदीमा माइकल हैरिस ने दरियाफ्त की और अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में मुनक्किदा डेनिम की एक 4 रोजा तकरीब में फरोख्त की। 1880 से ताल्लुक रखने वाली इस जीन्स को दरियाफ्त करने वाले माहिर का कहना है कि उन्होंने 5 सालों तक 50 तर्कशुदा कानों को छाना, लेकिन इस जैसी पेंट नहीं मिली थी। बेल्जियम के नौजवान तालिब इल्म की मुर्दा कीड़े मकोड़ों के अज़ा को अलग करके उनसे जंगजू किरदार और नित नई मखलूकात बनाने की सलाहियत ने दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया है। 28 साला जोस हेब्रॉकन हयातियात के तालिब इल्म हैं और अपनी एक तख्लीक में 20 से 30 घंटे लगाते हैं और इस तरह वो अपने दराजों में रखे लातादाद हशरात से एक नया जहान बना रहे हैं, जिसे साइंस और आर्ट का एक नया मिलाप करार दिया जा सकता है। नौजवान आर्टिस्ट का कहना है कि इस काम के लिए अपने तखय्युल और मुताले को काम में लाते हैं, लेकिन नौजवान ने एतराफ किया कि अब तक उन्होंने हशरात को नहीं मारा, बल्कि मुर्दा कीड़े मकोड़े जमा करके उनसे अपने शौक की तस्कीन करते हैं। पैसे चोरी होने की खबरें तो हम सब ने खूब सुनी हैं, लेकिन भारत का एक चूहा लाखों रुपए हड़प कर गया। ये एक चूहा ATM मशीन में घुस गया और सुबह बैंक खुलने तक 14 लाख रुपए कुतर डाले।
बैंक के अमले ने जब एटीएम मशीन खोली तो चूहे के चबाए नोटों के ढेर तो बरामद हुए, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में रुपए खाने वाला चूहे को पैसे हजम भी ना हुए और नोटों के साथ साथ उसकी लाश एटीएम मशीन से मिली। चूहे की नोट खाने की खबर को अब तक लाखों अफराद देख चुके हैं और सोशल मीडिया पर तबसरे कर रहे हैं।